मई 1999 की एक ठंडी रात में जब लद्दाख की ऊंचाइयों पर बर्फ अब भी जमी हुई थी, उत्तरी कमान के एक सिग्नल रूम में आई एक चेतावनी ने इतिहास का रुख बदलने की क्षमता रखी थी। लेकिन क्या उस चेतावनी को समय पर समझा गया? कारगिल सेक्टर में तैनात गश्ती दलों ने एलओसी के पार असामान्य हलचल देखी थी। कुछ रेडियो इंटरसेप्ट्स, कुछ स्थानीय चरवाहों की सूचनाएं और कुछ संदिग्ध गतिविधियां, ये सब मिलकर एक बेचैन करने वाली तस्वीर बना रहे थे। उत्तरी कमान को शुरुआती इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट मिल चुके थे। सवाल यह था कि क्या यह सामान्य घुसपैठ थी या कुछ बड़ा आकार ले रहा था। सर्दियों में ऊंचाई वाली चौकियां अक्सर खाली कर दी जाती थीं। ये वर्षों से चलती परंपरा थी। कठोर मौसम, माइनस तापमान और बर्फीले तूफान, इन सब के बीच हर पोस्ट पर लगातार मौजूद रहना आसान नहीं था। पर 1999 की सर्दी अलग थी। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री चुपचाप पहाड़ों की उन चोटियों पर बैठ रही थी जिन्हें भारतीय सेना अस्थायी रूप से खाली कर चुकी थी। शुरुआती इनपुट्स को कुछ जगहों पर सामान्य मिलिटेंट गतिविधि मान लिया गया। कश्मीर घाटी में उस समय आतंकवाद चरम पर था और घुसपैठ की खबरें नई नहीं थीं। पर कारगिल की ऊंचाइयों पर जो हो रहा था वह पारंपरिक आतंकवाद से कहीं आगे की योजना थी। 3 मई को एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने संदिग्ध लोगों को ऊंचाइयों पर देखा। यह सूचना आगे बढ़ी, गश्ती दल भेजे गए, लेकिन जब पहली टुकड़ी को भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा, तब यह स्पष्ट होने लगा कि सामने सिर्फ घुसपैठिए नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, सुसज्जित सैनिक थे। उत्तरी कमान के भीतर अब सवाल गूंजने लगे, क्या यह सीमित घुसपैठ है या संगठित सैन्य कब्जा? हर घंटे के साथ रिपोर्टें गंभीर होती जा रही थीं। द्रास, बटालिक, मुश्को, एक एक कर कई सेक्टरों में ऊंचाइयां दुश्मन के कब्जे में पाई गईं। इन चोटियों का महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं था। नेशनल हाईवे 1A, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इन पहाड़ियों की निगरानी में था। यदि दुश्मन वहां से तोपखाना निर्देशित करता तो सप्लाई लाइन कट सकती थी। लद्दाख का संपर्क टूट सकता था। यह सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं रह जाती, यह रणनीतिक संकट बन सकता था। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां सब स्थिति का आकलन कर रहे थे। सवाल यह भी था कि एलओसी पार की गई है या नहीं। यदि यह नियमित पाकिस्तानी सेना है तो यह सीधी सैन्य चुनौती थी। पर 1998 में दोनों देश परमाणु परीक्षण कर चुके थे। भारत का पोखरण 2 और पाकिस्तान का चागाई परीक्षण। दुनिया अभी भी दक्षिण एशिया के परमाणु संतुलन को लेकर चिंतित थी। ऐसे में सीमित संघर्ष भी परमाणु तनाव में बदल सकता था। उत्तरी कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तथ्यों की पुष्टि। पहाड़ों पर बैठे दुश्मन को हटाना आसान नहीं था। वे ऊंचाई पर थे और भारतीय सैनिक नीचे घाटियों में। हर चढ़ाई खुली गोलियों के बीच करनी थी। जैसे जैसे वास्तविकता सामने आई, यह स्पष्ट हुआ कि घुसपैठ महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। सर्दियों में खाली की गई चौकियों पर कब्जा कर दुश्मन ने बंकर बना लिए थे, रसद जमा कर ली थी और तोपखाने की मदद से अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। अब यह सवाल और भारी हो गया, क्या शुरुआती इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट्स को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया था? क्या खुफिया आकलन में कहीं चूक हुई? या दुश्मन की योजना इतनी सुनियोजित थी कि वह सामान्य गतिविधि में छिप गई? मई के मध्य तक स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। भारतीय सेना को अब बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार भेजने पड़े। ऑपरेशन विजय की रूपरेखा बन रही थी, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाना था। एलओसी पार न करने का राजनीतिक निर्णय स्पष्ट था। युद्ध को सीमित रखना था। पर सीमित युद्ध की परिभाषा पहाड़ों पर बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने थीं। एक गलत आकलन, एक मिसाइल की गलत दिशा, और हालात पूरी तरह बदल सकते थे। उत्तरी कमान के भीतर रणनीति पर गहन चर्चा हो रही थी। एयर पावर का इस्तेमाल किया जाए या नहीं? ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के खिलाफ वायुसेना की भूमिका क्या हो? अंततः ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ।
लेकिन एलओसी पार न करने की शर्त ने हर मिशन को जटिल बना दिया। हर दिन नई हताहतों की खबर आती। जवानों को सीधी चढ़ाई करते हुए मशीन गनों और मोर्टार का सामना करना पड़ता। फिर भी एक एक चोटी वापस लेने की जिद थी। इस बीच खुफिया तंत्र की भूमिका पर सवाल उठने लगे। क्या सर्दियों के दौरान निगरानी पर्याप्त थी? क्या रेडियो इंटरसेप्ट्स का विश्लेषण समय पर हुआ? क्या स्थानीय इनपुट्स को जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाई जा सकती थी? जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, ये साफ हुआ कि ये सिर्फ सामरिक लड़ाई नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा थी। सेना, खुफिया एजेंसियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल की परीक्षा। पर असली दांव उससे भी बड़ा था। यदि ये संघर्ष फैलता, यदि एलओसी पार की जाती, यदि पाकिस्तान औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करता, तो क्या हालात परमाणु संकेतों तक पहुंच सकते थे? 1999 की गर्मियों में यह आशंका सिर्फ कल्पना नहीं, वास्तविक चिंता थी। कारगिल की पहाड़ियों पर चल रही हर गोली, हर तोप का गोला सिर्फ एक चोटी के लिए नहीं था, वह दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए था। जब शुरुआती इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट्स आए थे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वे पूरे क्षेत्र को पूर्ण युद्ध के किनारे ला खड़ा करेंगे। पर इतिहास अक्सर छोटी अनदेखियों से बड़े संकट गढ़ता है। कारगिल ने यह सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया, सीमा पर मिली पहली चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, जब उसके पीछे छिपा सच एक पूरे उपमहाद्वीप को आग में झोंक सकता हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।